गजेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उदयपुर की उस भव्य हवेली में षड्यंत्र की गूंज सुनाई देने लगी। अनन्या, जो अपने ससुर के पार्थिव शरीर के पास सिर झुकाए बैठी थी, उसे एहसास भी नहीं था कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। सुमित्रा देवी, उसकी सास, अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू संभालते हुए आगे बढ़ीं। उनके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक क्रूर विजय का भाव था। उनके बगल में खड़ी थी रिया, जो खुद को मुंबई की बड़ी इन्वेस्टर बताती थी, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ झलकता था। बस बहुत हुआ यह नाटक, अनन्या, सुमित्रा देवी की आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजी। गजेंद्र चले गए और उनके साथ तेरा इस घर से नाता भी खत्म हो गया। एक मामूली चरवाहे की बेटी, जिसे केवल गायों का गोबर उठाना आता है, वह इस राजसी परिवार की बहू बनने के लायक कभी नहीं थी। प्रिया ने आगे बढ़कर अनन्या के हाथ से वह पुराना मैनुअल दूध निकालने वाला यंत्र छीन लिया, जो अनन्या के पिता की आखिरी निशानी थी। यह कचरा अब इस हवेली में नहीं रहेगा, प्रिया ने उपहास करते हुए कहा और उस यंत्र को आंगन के गहरे और गंदे कुएं में फेंक दिया। छपाक की आवाज अनन्या के दिल पर एक कोड़े की तरह लगी। अन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपना सिर नहीं झुकाया। उसने देखा कि हवेली के पिछवाड़े में उनके परिवार की बेशकीमती गिर नस्ल की गायों को ट्रकों में लादा जा रहा था। अपनी तकनीकी सूझबूझ से उसने तुरंत पहचान लिया कि उन गायों के कानों पर लगे टैग बदल दिए गए थे। असली उच्च गुणवत्ता वाली गायों की जगह बीमार और कमजोर गायों को दिखाया जा रहा था। माँ जी, ये गायें, अनन्या ने बोलना चाहा, लेकिन सुमित्रा देवी ने उसके चेहरे पर कीचड़ उछाल दिया। चुप रह, तेरी जुबान यहाँ नहीं चलेगी। ये गायें प्रिया जी के मॉडर्न फार्म में जा रही हैं। तू अब अपनी इस अनपढ़ किस्मत के साथ यहाँ से दफा हो जा। अनन्या ने अपने चेहरे से कीचड़ पोंछा। उसने पलटकर उन ट्रकों को देखा और मन ही मन एक प्रतिज्ञा की। वह जानती थी कि प्रिया उन गायों से कभी वह स्वर्ण दूध, अदो मिल्क, नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि गायों की सेहत और उनके दूध की शुद्धता का वह गुप्त आयुर्वेदिक फार्मूला केवल अनन्या की याददाश्त में और उसके पिता की उस पुरानी डायरी में था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में वह पुरानी चाबी कसकर दबा ली, जो गजेंद्र जी ने मरते वक्त उसे सौंपी थी। आज आपने मुझे कीचड़ दिया है, अनन्या ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। याद रखिएगा, इसी कीचड़ में कमल खिलता है। मैं जाऊंगी, लेकिन अपनी विरासत वापस लेने जरूर आऊंगी। वह अंधेरी रात में बारिश की बूंदों के बीच अपने पीछे उस हवेली के अहंकार को छोड़कर रेगिस्तान की ओर चल पड़ी। उसके पास न पैसा था, न छत, लेकिन उसके पास वह चाबी थी और अपने पिता का वह तकनीकी ज्ञान जो किसी भी डिग्री से बड़ा था। हवेली की दीवारों से धकेली गई अनन्या के पास अब केवल वह पुरानी चाबी और अपने पिता का दिया हुआ तकनीकी ज्ञान बचा था। उदयपुर की सड़कों पर रात का अंधेरा और बारिश की बूंदें उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थीं। अनन्या जानती थी कि उसे अब उस गुप्त स्थान पर जाना होगा जिसके बारे में गजेंद्र जी ने उसे मरने से कुछ दिन पहले ही संकेत दिया था। वह स्थान कोई बैंक की तिजोरी नहीं, बल्कि अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित उनके कुलदेवता का एक पुराना और खंडहर हो चुका मंदिर था। गीली साड़ी और कीचड़ से सने पैरों के साथ अनन्या उस मंदिर की ऊंची सीढ़ियां चढ़ी। मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक पत्थर की दीवार थी जिस पर गायों के खुरों के निशान बने हुए थे। अनन्या ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि चराई के क्षेत्र में जमीन की बनावट और पत्थरों के जुड़ाव से कैसे गुप्त रास्तों का पता लगाया जाता है। उसने उस चाबी को दीवार के एक सूक्ष्म छेद में डाला और उसे दाईं ओर घुमाया। एक भारी पत्थर खिसकने की आवाज आई और एक छोटा सा रास्ता खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई।
वहां कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि वह एक प्राचीन पुस्तकालय और डेयरी फार्मिंग का तकनीकी केंद्र था। गजेंद्र जी ने वर्षों से भारत की विलुप्त होती स्वदेशी गायों की नस्लों का डेटा, उनके स्वास्थ्य चार्ट और विशेष रूप से आयुर्वेद और आधुनिक तकनीक का मेल करने वाली मशीनरी के ब्लूप्रिंट वहां छिपा कर रखे थे। अनन्या ने एक धूल भरी फाइल उठाई। उसमें उसके पिता और गजेंद्र जी के हस्ताक्षरित कागजात थे। यह दस्तावेज साबित करते थे कि जिस जमीन पर सुमित्रा देवी की हवेली खड़ी थी, उसका एक बड़ा हिस्सा वास्तव में अनन्या के पिता के नाम पर था, जिसे गजेंद्र जी ने अनन्या की सुरक्षा के लिए एक ट्रस्ट के रूप में रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां सोना पाठा नामक एक विशेष जड़ी बूटी के अर्क का फार्मूला लिखा था, जो गायों की दूध देने की क्षमता को बिना किसी कृत्रिम इंजेक्शन के 5 गुना बढ़ा सकता था। अनन्या ने उन दस्तावेजों को अपने सीने से लगा लिया। उसे समझ आ गया कि सुमित्रा देवी और प्रिया ने जिस धन का अहंकार किया था, वह केवल एक बाहरी आवरण था। असली खजाना तो इन कागजों और इस ज्ञान में छिपा था। अनन्या ने वहां रखे एक पुराने कंप्यूटर और सौर ऊर्जा से चलने वाले जनरेटर को देखा। उसने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया और वर्षों से बंद पड़े उन उपकरणों को फिर से चालू करने की कोशिश की। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जब मॉनिटर की रोशनी चमकी, तो अनन्या के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने देखा कि हवेली के सीसीटीवी कैमरों और डेयरी के मुख्य सर्वर का एक्सेस अभी भी इस गुप्त स्थान से जुड़ा हुआ था। उसने स्क्रीन पर देखा कि प्रिया और सुमित्रा देवी उन नकली गायों को लेकर खुश हो रही थीं, जबकि अनन्या के पास अब वह शक्ति थी जिससे वह उनकी पूरी व्यवस्था को अंदर से ध्वस्त कर सकती थी। अनन्या ने उस रात मंदिर की ठंडी जमीन पर ही नींद ली। उसके दिमाग में अब राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक ऐसी डेयरी सल्तनत खड़ी करने का नक्शा तैयार हो रहा था, जिसकी बुनियाद आयुर्वेद और आधुनिक इंजीनियरिंग पर टिकी होगी। उसने तय किया कि वह तब तक वापस नहीं लौटेगी जब तक वह सुमित्रा देवी को यह न दिखा दे कि एक चरवाहे की बेटी जिसे वे अनपढ़ समझते थे, वह असल में विज्ञान और परंपरा की सबसे बड़ी ज्ञाता है। सुबह की पहली किरण के साथ अनन्या उस मंदिर से बाहर निकली। उसके हाथ में अब केवल चाबी नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों का वह डिजिटल और कागजी साम्राज्य था जिसे कोई भी छीन नहीं सकता था। उसने रेगिस्तान की धूल भरी राह की ओर कदम बढ़ाए, जहां उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। पुराने मंदिर के गुप्त गलियारों से बाहर निकलकर अनन्या का पहला लक्ष्य उन 10 गिर गायों को खोजना था जिन्हें प्रिया और सुमित्रा देवी ने धोखे से कसाईखानों या अवैध व्यापारियों को बेच दिया था। अनन्या जानती थी कि उन गायों के कानों पर लगे RFID टैग भले ही बदल दिए गए हों, लेकिन उनकी शारीरिक संरचना और उनके गले में बंधी विशेष तांबे की घंटियों की ध्वनि को वह कभी नहीं भूल सकती थी। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि हर गाय की अपनी एक विशिष्ट पहचान और प्रतिध्वनि होती है। अनन्या ने मंदिर से मिले कुछ रुपयों और पुराने कागजात को अपनी साड़ी में छिपाया और राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेले की ओर चल पड़ी। वहां की तपती धूप और उड़ती धूल के बीच हजारों जानवरों का शोर था। अनन्या ने भीड़ में छिपकर व्यापारियों की बातचीत सुनी। उसे पता चला कि उदयपुर की हवेली से आई 10 गायों को एक ट्रक में लादकर सीमा पार भेजने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वे बीमार बताई गई थीं। अनन्या समझ गई कि यह प्रिया की चाल थी ताकि सबूत मिटाया जा सके। उसने मेले के एक कोने में खड़े उस पुराने ट्रक को पहचान लिया। जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंची, उसने एक विशेष प्रकार की सीटी बजाई जो उसके पिता गायों को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अचानक ट्रक के अंदर से एक गहरी और परिचित रंभाने की आवाज आई। वह तारा थी जो उस झुंड की सबसे बुद्धिमान गाय थी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे अब उन गायों को वहां से निकालना था।
वहां के सुरक्षा गार्डों और व्यापारियों ने जब एक अकेली औरत को ट्रक के पास देखा तो उन्होंने उसे धक्का देकर हटाने की कोशिश की। अनन्या ने भागने के बजाय ट्रक के इंजन और उसके हाइड्रोलिक सिस्टम की ओर इशारा किया। उसने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए चिल्लाकर कहा कि इस ट्रक का ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है और अगले मोड़ पर यह बड़ा हादसा कर सकता है। व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जब वे नीचे झुककर देखने लगे तो अनन्या ने बिजली की फुर्ती से ट्रक के पिछले दरवाजे का लॉक खोल दिया और गायों को मुक्त कर दिया। अन्य वहां रखे चारे के एक ढेर में आग लगा दी जिससे चारों ओर धुआं फैल गया। उस अफरातफरी का फायदा उठाकर वह अपनी 10 गायों को लेकर थार रेगिस्तान की उबड़-खाबड़ पगडंडियों की ओर भाग निकली। व्यापारियों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या को रेगिस्तान के रास्तों और तारों की दिशा का सटीक ज्ञान था। वह जानती थी कि रेत के टीलों के बीच कहाँ छिपना है और कहाँ पानी का पुराना स्रोत है। कई घंटों के सफर के बाद जब वे एक सुरक्षित ओएसिस के पास पहुंचे तो अनन्या ने देखा कि गायें बुरी तरह थक चुकी थीं। उसने मंदिर से मिले आयुर्वेद चार्ट के अनुसार पास की झाड़ियों से कुछ औषधीय पत्तियां तोड़ी और उन्हें पानी में मिलाकर गायों को पिलाया। कुछ ही समय में गायों की आंखों में चमक वापस आ गई। अनन्या ने वहीं रेत पर बैठकर नक्शा फैलाया। वह जमीन जो उसके पिता के नाम पर थी, वह इसी रेगिस्तानी इलाके के एक दूरदराज के कोने में स्थित थी जिसे सब बंजर समझते थे। उसने अपनी उन 10 गायों की ओर देखा और दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि आज से यह धूल ही तुम्हारा घर है और यही धूल एक दिन सोने में बदलेगी। अनन्या ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और उस बंजर जमीन पर पत्थर जोड़कर एक अस्थायी बाड़ा बनाना शुरू किया। उसके पास कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में इंजीनियरिंग का जादू और दिल में प्रतिशोध की आग थी। उसे पता था कि सुमित्रा देवी और प्रिया अभी अपनी जीत का जश्न मना रही होंगी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि रेगिस्तान की इसी रेत से उनकी बर्बादी का तूफान उठने वाला है। रेगिस्तान की तपती रेत और झुलसा देने वाली हवाओं के बीच अनन्या ने उस बंजर जमीन पर अपना डेरा डाला जो कागजों में उसके पिता की थी। सुमित्रा देवी और प्रिया ने इस जमीन को केवल धूल का एक ढेर समझकर छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पानी का कोई नामोनिशान नहीं था। लेकिन अनन्या की तकनीकी दृष्टि ने रेत की परतों के नीचे छिपे इतिहास को पहचान लिया था। उसने पुराने मंदिर से मिले भूगर्भीय मानचित्रों का अध्ययन किया और पाया कि इस बंजर भूमि के नीचे एक प्राचीन सरस्वती नदी की विलुप्त धारा का अवशेष मौजूद था। अनन्या ने बिना किसी आधुनिक ड्रिलिंग मशीन के अपनी इंजीनियरिंग सूझबूझ का परिचय दिया। उसने कबाड़ से मिले पुराने लोहे के पाइपों और एक ऊंट की शक्ति का उपयोग करके एक देसी बोरिंग सिस्टम तैयार किया। दिन-रात की मेहनत और हाथ की खाल उधड़ जाने के बाद भी वह नहीं रुकी। तीसरे दिन की ढलती शाम को जब पाइप से ठंडे और मीठे पानी की पहली फुहार निकली तो उसकी 10 गिरगायें खुशी से रंभाने लगीं। यह केवल पानी नहीं था, यह अनन्या के पुनरुत्थान का पहला संकेत था। पानी मिलने के बाद अनन्या ने स्क्रैप से सोना बनाने की अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसने पास के गांव से टूटे हुए टीन के शेड और सौर पैनलों के कचरे को इकट्ठा किया। अपनी मरम्मत करने वाली विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए उसने एक हाइब्रिड कूलिंग सिस्टम बनाया जो रेगिस्तान की गर्म हवा को नमी के साथ ठंडी हवा में बदल देता था। उसने गायों के लिए एक ऐसा बाड़ा तैयार किया जहां तापमान हमेशा नियंत्रित रहता था, जिससे गायों का तनाव कम हुआ और उनकी सेहत में सुधार होने लगा। उसने अपने पिता की डायरी से उस गुप्त सप्तधान्य चारे के फार्मूले को लागू किया। उसने कम पानी में उगने वाले विशेष प्रकार के घास और स्थानीय जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया। अनन्या ने खुद एक पुरानी चक्की की मरम्मत की और उससे बारीक पिसा हुआ पोषक आहार तैयार किया। जब उसने पहली बार अपनी सबसे प्रिय गाय तारा का दूध दुहा
तो वह दूध साधारण सफेद नहीं था, बल्कि उसमें एक सुनहरी चमक थी। यह उच्च गुणवत्ता वाला दो दूध था जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साधारण दूध से 10 गुना अधिक थी। अनन्या ने वहां रुके बिना एक छोटा सा बायोगैस प्लांट भी स्थापित किया। उसने गायों के गोबर से गैस बनाई जिससे वह रात में रोशनी कर सकती थी और अपने उपकरणों को चार्ज कर सकती थी। उसने इंटरनेट के पुराने एंटीना को ठीक किया और बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए एक गुप्त नेटवर्क सिग्नल हासिल किया। स्क्रीन पर उसने देखा कि उदयपुर में सुमित्रा देवी और प्रिया एक भव्य पार्टी कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर वह चमक नहीं थी। उनकी डेयरी की दूध की गुणवत्ता लगातार गिर रही थी क्योंकि असली बीज तो अनन्या के पास था। उसने अपनी डायरी में लिखा कि अपमान की राख से अब एक साम्राज्य खड़ा हो रहा है। उसने आसपास की गरीब ग्रामीण महिलाओं को बुलाना शुरू किया। वे महिलाएं जो पितृसत्ता और गरीबी की मार झेल रही थीं, अनन्या ने उन्हें दूध दुहने की वैज्ञानिक तकनीक और पशु प्रबंधन के गुर सिखाए। अनन्या अब केवल एक भगोड़ी बहू नहीं थी, वह रेगिस्तान की वह मैकेनिक बन रही थी जो टूटी हुई जिंदगियों और बंजर जमीनों को जोड़कर एक नई क्रांति की पटकथा लिख रही थी। दूर क्षितिज पर धूल का गुबार उठ रहा था, जो भविष्य के सुनहरे दिनों की आहट दे रहा था। उदयपुर की हवेली में सुमित्रा देवी और प्रिया अपनी जीत के नशे में चूर थीं, लेकिन उनकी डेयरी का साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था। अनन्या के जाने के बाद उन नकली और बीमार गायों ने दूध देना लगभग बंद कर दिया था। प्रिया, जो खुद को मुंबई की बड़ी इन्वेस्टर बताती थी, उसने सुमित्रा देवी को एक खतरनाक सुझाव दिया। उसने कहा कि साधारण दूध के व्यापार में अब कुछ नहीं रखा, उन्हें सिंथेटिक घी और पाउडर के अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट बिजनेस में निवेश करना चाहिए जहां मुनाफा 10 गुना है। सुमित्रा देवी, जो हमेशा से धन और प्रतिष्ठा की भूखी थीं, प्रिया की बातों में आ गईं। प्रिया ने बड़ी चालाकी से सुमित्रा देवी और राजेश से उन कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए जिनसे हवेली और उनके पुश्तैनी कारखाने को गिरवी रखकर करोड़ों का कर्ज लिया गया। राजेश, जो अपनी पत्नी अनन्या की तकनीकी सूझबूझ का मजाक उड़ाता था, अब प्रिया के ग्लैमर और झूठे वादों के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि बिना शुद्ध दूध के घी का कारखाना कैसे चलेगा। उधर रेगिस्तान के अपने छोटे से ठिकाने पर अनन्या ने अपने पुराने लैपटॉप और ठीक किए हुए एंटीना की मदद से हवेली के बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर नजर रखी हुई थी। उसे पता चल गया था कि प्रिया असल में एक पेशेवर जालसाज है जो फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा ठिकाने लगा रही है। अनन्या चाहती तो तुरंत पुलिस को सूचना दे सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी सुमित्रा देवी का अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा है। उसने अपनी डायरी में लिखा कि जब तक शत्रु अपनी पूरी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर ले, तब तक प्रहार करना जल्दबाजी होगी। अनन्या ने अपनी उन 10 गिर गायों के दूध से स्वर्ण घी बनाना शुरू किया। उसने मंदिर से मिली प्राचीन पद्धति और अपनी बनाई हुई वैक्यूम कूलिंग मशीन का इस्तेमाल किया। इस घी की खुशबू इतनी दिव्य थी कि वह मीलों दूर तक फैल जाती थी। उसने स्थानीय बाजार के बजाय सीधे दिल्ली और मुंबई के उन बड़े आयुर्वेदिक केंद्रों से संपर्क किया जो शुद्धता के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। अनन्या ने अपना नाम गुप्त रखा और अपनी कंपनी का नाम अरावली की आत्मा रखा। राजेश और सुमित्रा देवी ने मुंबई में एक आलीशान ऑफिस किराए पर लिया और प्रिया के कहे अनुसार नकली विज्ञापन छपवाए। उन्होंने मशीनों की मरम्मत और रखरखाव पर ध्यान देना छोड़ दिया था क्योंकि वे केवल कागजी मुनाफे में उलझे थे। कारखाने की मशीनें बार बार खराब होने लगी थीं और वहां कोई मैकेनिक या इंजीनियर नहीं था जो उन्हें ठीक कर सके। राजेश ने जब मशीनों को चलाने की कोशिश की तो एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और उत्पादन पूरी तरह रुक गया। उसी रात प्रिया ने चुपके से बैंक के उन खातों से पैसा निकालना शुरू कर दिया जो सुमित्रा देवी के नाम पर थे।
उसे लग रहा था कि वह सफल हो गई है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि हर डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक बैकअप अनन्या के पास सुरक्षित हो रहा था। अनन्या ने रेगिस्तान की चांदनी में बैठकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी उस पुरानी चाबी को देखा। वह चाबी अब केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं थी, वह उस तिजोरी का पासवर्ड बन चुकी थी जो जल्द ही सुमित्रा देवी के झूठे गौरव को निगलने वाली थी। रेगिस्तान की वे गरीब महिलाएं अब अनन्या को दीदी नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा कहने लगी थीं। अनन्या ने उन्हें सिखाया कि कैसे खराब पड़े उपकरणों से नए औजार बनाए जाते हैं। उसने एक छोटे से सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का ढांचा खड़ा किया। जैसे जैसे अनन्या का दूध और घी प्रसिद्ध हो रहा था, वैसे वैसे उदयपुर की हवेली पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। विनाश के बादल अब सुमित्रा देवी की छत पर मंडराने लगे थे और मरुस्थल की रेत में एक नई रानी का अभिषेक हो रहा था। उदयपुर की हवेली में जब मशीनों के फटने और उत्पादन रुकने की खबर फैली तो सुमित्रा देवी के छोटे बेटे अर्जुन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। अर्जुन एक युवा इंजीनियर था जिसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वह हमेशा अपनी मां के कड़े अनुशासन और भाई राजेश की चालाकी के साये में दबा रहता था। अर्जुन ने देखा कि प्रिया की सलाह पर जिस तरह से कारखाने को चलाया जा रहा था, वह न केवल तकनीकी रूप से गलत था बल्कि वह सीधे तौर पर धोखाधड़ी थी। उसने अपनी मां को समझाने की कोशिश की कि अनन्या भाभी के बिना इस डेयरी का कोई भविष्य नहीं है। सुमित्रा देवी ने अर्जुन की बात सुनने के बजाय उसे थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि एक अनपढ़ औरत की वकालत करना बंद करे। अर्जुन ने देखा कि प्रिया गुप्त रूप से हवेली के लॉकर से कीमती आभूषण और दस्तावेज निकाल रही थी। उसने अपनी मां को चेतावनी दी, लेकिन सुमित्रा देवी का अहंकार इतना बड़ा था कि उन्हें अपनी सगी औलाद से ज्यादा उस बाहरी जालसाज पर भरोसा था। अर्जुन समझ गया कि अब इस डूबते जहाज को बचाना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक साहसी कदम उठाने का फैसला किया। वह आधी रात को हवेली से चुपचाप निकल गया। उसके पास केवल एक पुराना बैग था जिसमें कुछ इंजीनियरिंग के औजार और वह नक्शा था जो उसने अनन्या के गायब होने के बाद गुप्त रूप से तैयार किया था। अर्जुन को पता था कि अनन्या रेगिस्तान के उस हिस्से में हो सकती है जो उसके पिता की पुश्तैनी जमीन थी। कई दिनों तक थार की खाक छानने के बाद जब वह अनन्या के विकसित हो रहे मरुद्यान के पास पहुंचा तो वह दंग रह गया। वहां का नजारा किसी आधुनिक तकनीकी चमत्कार से कम नहीं था। अनन्या ने कबाड़ से जो सौर पैनल और वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बनाया था, उसे देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि जिस औरत को उसके परिवार ने अनपढ़ कहकर घर से निकाला था, उसने अपनी बुद्धि और मेहनत से एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा कर दिया था जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। अर्जुन ने अनन्या के सामने जाकर अपना सिर झुका दिया और उससे माफी मांगी। उसने वह सारा सच बताया कि कैसे हवेली गिरवी रखी जा चुकी है और प्रिया कैसे उनके परिवार को बर्बाद कर रही है। अनन्या ने अर्जुन को पानी पिलाया और शांति से उसकी बात सुनी। अर्जुन ने उससे विनती की कि वह वापस लौट चले और अपनी जमीन और हवेली को बचा ले। उसने कहा कि माँ और भाई भले ही बुरे हैं, लेकिन वह हवेली उनके पूर्वजों की निशानी है। अनन्या ने एक लंबी सांस ली और दूर टीलों की ओर देखा। उसने कहा कि अर्जुन, जिस दिन उन्होंने मुझे कीचड़ में धकेला था, उस दिन उन्होंने केवल एक बहू को नहीं निकाला था, बल्कि उस नीम को हिला दिया था जिस पर वह हवेली टिकी थी। अनन्या ने अर्जुन से साफ कहा कि वह उन लोगों को बचाने के लिए वापस नहीं जाएगी जिन्होंने उसके पिता की विरासत और उसके आत्मसम्मान को कुचला था। उसने कहा कि वह अर्जुन की मदद करेगी क्योंकि वह एक मेहनती और ईमानदार इंजीनियर है, लेकिन सुमित्रा देवी और राजेश को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। अर्जुन ने अनन्या की आंखों में वह कठोरता देखी जो केवल संघर्ष से आती है।
उसने महसूस किया कि अनन्या अब केवल एक पीड़ित महिला नहीं थी, वह एक रणनीतिकार बन चुकी थी जो जानती थी कि कब रुकना है और कब प्रहार करना है। अनन्या ने अर्जुन को अपने साथ काम पर लगा लिया। उसने अर्जुन को उन नई मशीनों की डिजाइनिंग सिखाई जो रेगिस्तान की रेत से खनिज निकालकर पानी को शुद्ध करती थीं। अर्जुन ने देखा कि अनन्या की शक्ति केवल मशीनों में नहीं, बल्कि उन सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं के विश्वास में थी जो अब उसके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार थीं। उधर उदयपुर में प्रिया ने अपनी योजना का अंतिम चरण शुरू कर दिया था। उसने बैंक के अधिकारियों को हवेली की नीलामी का नोटिस भेजने के लिए उकसाया और खुद गायब होने की तैयारी कर ली। विनाश का चक्र अब पूर्ण होने के करीब था। 3 साल बीत चुके थे और थार रेगिस्तान का वह कोना अब बंजर नहीं रहा था। अनन्या और अर्जुन की तकनीकी जुगलबंदी ने उस धूल भरी जमीन को एक आधुनिक डेयरी हब में बदल दिया था। अनन्या ने वहां केवल एक फार्म नहीं, बल्कि एक महिला सहकारी नेटवर्क मरुधरा शक्ति खड़ा किया था। आसपास के 100 से अधिक गांवों की महिलाएं अब इस क्रांति का हिस्सा थीं। अनन्या ने उन्हें सिखाया था कि कैसे सौर ऊर्जा से चलने वाले मिनी चिलिंग प्लांट का रखरखाव किया जाता है और कैसे स्वदेशी गायों के गोबर से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद बनाई जाती है। अनन्या की 10 गिरगायों की संख्या अब बढ़कर 100 से अधिक हो गई थी। उनकी सेहत और दूध की गुणवत्ता इतनी उत्कृष्ट थी कि दिल्ली और मुंबई के सबसे बड़े होटलों और अस्पतालों ने उनके साथ विशेष अनुबंध किए थे। अनन्या का स्वर्ण घी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ब्रांड बन चुका था। उसने एक ऐसी मोबाइल लैब विकसित की थी जो हर गांव में जाकर दूध की शुद्धता की जांच मौके पर ही कर देती थी। इस पारदर्शी तकनीक ने बिचौलियों का खात्मा कर दिया और सीधा लाभ गरीब ग्रामीण महिलाओं की जेब में पहुंचने लगा। अनन्या ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल A2 मिल्क रिसर्च सेंटर की स्थापना की। उसने पुराने मंदिर से मिले उन आयुर्वेद के गुप्त सूत्रों को आधुनिक नैनोटेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा था। वह गायों के चारे में ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों का अर्क मिलाती थी जिससे उनके दूध में प्राकृतिक रूप से स्वर्ण भस्म के अंश और उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती थी। विदेशी वैज्ञानिक इस चमत्कार को देखने के लिए राजस्थान आने लगे थे, लेकिन अनन्या ने अपनी तकनीक को केवल अपने देश की महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा। उधर उदयपुर की हवेली की स्थिति अब अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। प्रिया ने अंतिम चाल चलते हुए सुमित्रा देवी के बैंक खातों से सारा नकद साफ कर दिया और रातों रात दुबई भाग गई। बैंक का करोड़ों का कर्ज और ब्याज हवेली को निगलने के लिए तैयार था। राजेश, जो कभी ब्रांडेड कपड़ों और महंगी गाड़ियों का शौकीन था, अब कानूनी नोटिसों से बचने के लिए इधर-उधर छिपता फिर रहा था। कारखाने की मशीनें जंग खाकर कबाड़ बन चुकी थीं और बाजार में उनकी साख पूरी तरह खत्म हो गई थी। जब बैंक ने हवेली की नीलामी की तारीख तय की और अखबार में विज्ञापन निकाला, तो पूरे उदयपुर में तहलका मच गया। सुमित्रा देवी के अहंकार को सबसे बड़ी चोट तब लगी जब उन्हें पता चला कि उनकी संपत्ति को खरीदने के लिए जिस मिस्टेरियस इन्वेस्टर ने सबसे ऊंची बोली लगाई है, वह कोई और नहीं बल्कि मरुधरा शक्ति समूह है। सुमित्रा देवी को अभी भी यह नहीं पता था कि इस विशाल साम्राज्य के पीछे उनकी वही बहू है जिसे उन्होंने कीचड़ में धकेला था। अनन्या ने अर्जुन से कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी विरासत को वापस लें, लेकिन एक मालिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक रक्षक के तौर पर। उसने अपने लैपटॉप पर हवेली के मुख्य द्वार का लाइव फुटेज देखा जहां नीलामी के अधिकारी पहुंच चुके थे। अनन्या ने अपनी सूती साड़ी का पल्लू कसकर बांधा और अपनी धूल भरी जीप की चाबी उठाई। उसने रेगिस्तान की उन महिलाओं की ओर देखा जो अब अपने पैरों पर खड़ी थीं। अनन्या के चेहरे पर एक शांत संकल्प था। उसने तय किया कि वह उदयपुर जाएगी, लेकिन अपनी पुरानी पहचान के साथ नहीं,
बल्कि उस नई शक्ति के साथ जिसे उसने शून्य से सृजित किया था। हवेली की दहलीज अब फिर से उसे पुकार रही थी, लेकिन इस बार वह वहां सिर झुकाने नहीं बल्कि फैसला सुनाने जा रही थी। उदयपुर की उस ऐतिहासिक हवेली के बाहर आज सन्नाटा नहीं बल्कि एक भारी तनाव था। बैंक के अधिकारी, पुलिस बल और शहर के जिज्ञासु लोग वहां जमा थे। सुमित्रा देवी के चेहरे पर वह राजसी गर्व अब पूरी तरह राख हो चुका था। उनके हाथों में नीलामी का अंतिम नोटिस था, जिसे देखकर उनकी उंगलियां कांप रही थीं। राजेश बगल में खड़ा था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरा शर्म से पीला पड़ गया था। जिस हवेली को उन्होंने अपने अहंकार का किला बनाया था, आज उसकी दीवारों पर लाल रंग से नीलामी के पोस्टर चिपका दिए गए थे। नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई। शहर के कई बड़े व्यापारियों ने बोली लगाई, लेकिन हर बोली के बाद एक शांत और दृढ़ आवाज आती थी जो पिछली बोली से कई गुना अधिक थी। वह आवाज मरुधरा शक्ति समूह के मुख्य वकील की थी। सुमित्रा देवी को समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान की यह अज्ञात कंपनी उनकी संपत्ति में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। जब अंतिम बोली लगी, जो हवेली के वास्तविक मूल्य से भी कहीं अधिक थी, तो नीलामी अधिकारी ने हथौड़ा मारकर घोषणा की कि अब यह संपत्ति मरुधरा शक्ति समूह की है। अचानक हवेली के मुख्य द्वार पर धूल उड़ाती हुई एक काली जीप आकर रुकी। जीप से पहले अर्जुन उतरा, जो अब एक पेशेवर इंजीनियर के रूप में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे को देखकर एक पल के लिए राहत महसूस की, लेकिन तभी जीप के दूसरी ओर का दरवाजा खुला। एक सूती साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे और पैरों में धूल भरी साधारण चप्पलें पहने एक महिला नीचे उतरी। वह कोई और नहीं बल्कि अनन्या थी। सुमित्रा देवी की चीख उनके गले में ही फंस गई। राजेश के हाथ से शराब की वह बोतल गिरकर चकनाचूर हो गई जिसे वह गम भुलाने के लिए पी रहा था। अनन्या ने कोई कीमती आभूषण नहीं पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर वह तेज था जो केवल कठोर संघर्ष और विजय से आता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस दहलीज पर खड़ी हो गई जहां से उसे 3 साल पहले कीचड़ फेंककर निकाला गया था। बैंक के अधिकारियों ने अनन्या के सामने झुककर सम्मान व्यक्त किया और हवेली की चाबियां उसे सौंप दी। अनन्या ने उन चाबियों को हाथ में लिया और सुमित्रा देवी की ओर देखा। सुमित्रा देवी ने हकलाते हुए कहा कि यह कैसे संभव है, एक अनपढ़ चरवाहे की बेटी इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकती है। अनन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि माँ जी, आपने केवल मेरी शिक्षा देखी थी, लेकिन मेरे पिता का दिया हुआ वह तकनीकी ज्ञान नहीं देखा जो मिट्टी से सोना बनाना जानता है। अनन्या ने हवेली के अंदर कदम रखा और सीधे उस पुराने कारखाने की ओर गई जिसे राजेश ने कबाड़ बना दिया था। उसने वहां की जंग लगी मशीनों को छुआ और अर्जुन की ओर देखा। अनन्या ने घोषणा की कि आज से यह हवेली कोई निवास स्थान नहीं बल्कि मरुधरा महिला तकनीकी केंद्र बनेगी। वह स्थान जहां से कभी भेदभाव की आवाजें आती थीं, अब वहां से हजारों गरीब लड़कियों को इंजीनियरिंग और डेयरी विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। राजेश ने आगे बढ़कर अनन्या के पैर पकड़ने की कोशिश की और माफी मांगी, लेकिन अनन्या ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उसने कहा कि राजेश, क्षमा केवल गलतियों की होती है, विश्वासघात की नहीं। उसने नीलामी के दस्तावेजों को मेज पर रखा और पुलिस को प्रिया के खिलाफ जुटाए गए सारे डिजिटल सबूत सौंप दिए। अनन्या ने सुमित्रा देवी की ओर देखते हुए कहा कि आपने मुझे कीचड़ में धकेला था, लेकिन मैं आपको सड़क पर नहीं छोड़ूंगी। हवेली के पीछे जो पुराने नौकरों का क्वार्टर है, आप वहां रह सकती हैं और अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकती हैं। सुमित्रा देवी का सिर झुक गया। उन्होंने देखा कि उनकी वही बहू जिसे वे तुच्छ समझती थीं, आज पूरे शहर की रक्षक बनकर खड़ी थी।
अनन्या ने हवेली की चाबियों के गुच्छे में से वह पुरानी और घिसी हुई चाबी निकाली जो गजेंद्र जी ने उसे दी थी। उसने उस चाबी से हवेली के मुख्य कार्यालय का वह गुप्त दरवाजा खोला जिसे सुमित्रा देवी वर्षों से नहीं खोल पाई थीं। अंदर वह वसीयत रखी थी जिसमें गजेंद्र जी ने पहले ही लिख दिया था कि इस संपत्ति की असली उत्तराधिकारी केवल अनन्या होगी। न्याय का पहिया अब घूम चुका था और अनन्या ने साबित कर दिया था कि सच्चाई और तकनीक का मेल बड़े से बड़े अहंकार को मिट्टी में मिला सकता है। उदयपुर की हवेली अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुख्य द्वार पर लगे पुराने और जंग लगे खानदानी नेमप्लेट को हटाकर वहां एक आधुनिक डिजिटल बोर्ड लगाया गया था जिस पर राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में मरुधरा महिला तकनीकी एवं डेयरी अनुसंधान केंद्र अंकित था। अनन्या ने हवेली के भीतर उस विशाल प्रांगण में एक सभा बुलाई थी जहां कभी उत्सवों के नाम पर गरीबों का शोषण और दिखावा होता था। आज वहां दूरदराज के गांवों से आई सैकड़ों महिलाएं बैठी थीं जिनके चेहरों पर आत्मनिर्भरता की चमक थी। सुमित्रा देवी और राजेश को हवेली के मुख्य हिस्से से हटाकर पीछे के पुराने कमरों में भेज दिया गया था। सुमित्रा देवी जो कभी रेशमी कालीनों के बिना कदम नहीं रखती थीं, आज उन्हें फर्श पर बैठकर अपनी गलतियों का हिसाब देना पड़ रहा था। राजेश की हालत और भी खराब थी। उसकी शराब की लत और जुए के कर्ज ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। वह बार बार अनन्या के पास जाकर गिड़गिड़ाता कि उसे कंपनी में कोई बड़ा पद दे दिया जाए, लेकिन अनन्या ने उसे स्पष्ट कर दिया कि यह पद केवल योग्यता और पसीने से मिलता है, वंशावली से नहीं। अनन्या ने अर्जुन के साथ मिलकर हवेली के पुराने कारखाने का निरीक्षण किया। उसने अपनी पुरानी इंजीनियरिंग डायरी निकाली और उन मशीनों को फिर से जीवंत करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसने देखा कि मशीनों के पुर्जे जानबूझकर खराब किए गए थे ताकि बैंक से बीमा का पैसा हड़पा जा सके। यह प्रिया की एक और गहरी चाल थी। अनन्या ने खुद पेचकस और रेंच उठाया और उन मशीनों के भीतर जाकर उनकी मरम्मत शुरू की। महिलाओं का वह समूह जो अनन्या के साथ आया था, उन्हें देखकर दंग रह गया कि उनकी चेयरपर्सन खुद ग्रीस और तेल में लथपथ होकर काम कर रही थीं। इसी बीच पुलिस ने सूचना दी कि प्रिया को दुबई के एक गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से सुमित्रा देवी के चुराए गए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और नकदी बरामद हुई थी। सुमित्रा देवी को जब यह पता चला तो वे अपनी कोठरी से दौड़ती हुई अनन्या के पास आईं। उन्हें लगा कि अब उनकी खोई हुई संपत्ति और जेवर वापस मिल जाएंगे, लेकिन अनन्या ने उन दस्तावेजों को पुलिस के सामने ही नष्ट कर दिया जो सुमित्रा देवी के व्यक्तिगत नाम पर थे। उसने कहा कि यह संपत्ति अब किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उस ट्रस्ट की है जो विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के लिए काम करेगा। अनन्या ने सुमित्रा देवी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि माँ जी, आपने सालों तक इस हवेली की दीवारों के पीछे छल कपट का साम्राज्य चलाया। अब समय है कि आप अपनी उन हाथों से गोबर उठाएं और खाद बनाना सीखें जिन्हें आपने कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सुमित्रा देवी के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उसी डेयरी फार्म में काम पर लगा दिया गया जहां वे कभी अनन्या को सताती थीं। यह कोई सजा नहीं थी, बल्कि अनन्या उन्हें जीवन की वास्तविक कीमत सिखा रही थी। राजेश को अनन्या ने एक मैकेनिक के सहायक के रूप में नियुक्त किया। उसने कहा कि यदि तुम ईमानदारी से मशीनों को जोड़ना सीख गए तो शायद तुम अपनी बिखरी हुई जिंदगी को भी जोड़ पाओगे। राजेश ने पहली बार अपने हाथों में औजार पकड़े। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए, लेकिन अनन्या की आंखों की वह चमक देखकर वह कुछ बोल नहीं पाया। वह समझ गया था कि जिस औरत को उसने अनपढ़ समझा था, वह असल में ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जानती है जो अहंकार को धूल में मिला देती हैं। रात के समय अनन्या हवेली की छत पर खड़ी होकर दूर चमकती अरावली की पहाड़ियों को देख रही थी।
अर्जुन उसके पास आया और उसने बताया कि मरुधरा शक्ति का टर्नओवर अब 1000 करोड़ को पार कर चुका है। अनन्या ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी वह पुरानी चाबी निकाली। उसने महसूस किया कि यह चाबी केवल तालों को खोलने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उसके भीतर के उस विश्वास को खोलने की चाबी थी जो उसे हर मुश्किल से लड़ना सिखाती थी। अनन्या ने अर्जुन से कहा कि कल सुबह हमें उस पुराने मंदिर वापस जाना है। वहां के गुप्त पुस्तकालय में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया की डेयरी तकनीक को बदल सकता है। उसने अपनी डायरी में लिखा कि प्रतिशोध का अंतिम अध्याय रक्त से नहीं बल्कि सुधार से लिखा जाता है। हवेली की हवा अब बदल चुकी थी। वहां अब षड्यंत्रों की गंध नहीं बल्कि ताजे दूध और मेहनत के पसीने की खुशबू आ रही थी। अनन्या ने साबित कर दिया था कि एक अकेली महिला यदि अपनी तकनीकी क्षमता और दृढ़ संकल्प को जोड़ ले तो वह समय की धारा को भी मोड़ सकती है। उदयपुर की हवेली में अब षड्यंत्रों का शोर शांत हो चुका था और उसकी जगह आधुनिक मशीनों की लयबद्ध गूंजने ले ली थी। अनन्या ने जिस मरुधरा महिला तकनीकी एवं डेयरी अनुसंधान केंद्र की नींव रखी थी, वह अब केवल एक कारखाना नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए एक मॉडल बन चुका था। सुमित्रा देवी, जो कभी सोने के आभूषणों और अहंकार के बोझ तले दबी रहती थीं, अब साधारण सूती साड़ी पहनकर डेयरी के खाद्य प्रसंस्करण इकाई में काम करती थीं। उनके हाथों में आए छाले और चेहरे की झुर्रियां अब उनके पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर रही थीं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि पसीने की कमाई का एक निवाला उस छले हुए राजसी भोजन से कहीं अधिक तृप्त करने वाला होता है। राजेश की हालत में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अनन्या ने उसे कोई रियायत नहीं दी थी। उसे एक कनिष्ठ सहायक के रूप में हर दिन 10 घंटे मशीनों की सफाई और मरम्मत में हाथ बंटाना पड़ता था। जिस राजेश ने कभी अनन्या के तकनीकी ज्ञान का उपहास उड़ाया था, आज वही राजेश फटे हुए एप्रन में ग्रीस से सने हाथों के साथ अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता को दूर से निहारता था। उसने समझ लिया था कि अनन्या ने उसे घर से बाहर न निकालकर जो सजा दी थी, वह निर्वासन से कहीं अधिक कठोर और प्रभावशाली थी। अनन्या ने उसे एक इंसान के रूप में फिर से गढ़ने का अवसर दिया था, जिसे वह अपनी पिछली जिंदगी में खो चुका था। अनन्या ने अर्जुन के साथ मिलकर उस पुराने पहाड़ी मंदिर की यात्रा की जहां से इस पूरी क्रांति का बीज फूटा था। उन्होंने वहां के गुप्त पुस्तकालय से उन सभी प्राचीन पांडुलिपियों और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रूप से निकाला। अनन्या ने उन तकनीकी सूत्रों को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया ताकि देश का हर छोटा किसान अपनी गायों की सेहत और दूध की गुणवत्ता सुधार सके। उसने पेटेंट के लालच को त्याग कर ओपन सोर्स पद्धति अपनाई। उसका मानना था कि ज्ञान पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, विशेषकर तब जब वह ज्ञान समाज की उन्नति का आधार हो। हवेली के मुख्य प्रांगण में एक भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। वहां 500 से अधिक ग्रामीण महिलाएं मौजूद थीं जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया था। अनन्या मंच पर खड़ी थी। उसका व्यक्तित्व अब किसी रानी से कम नहीं था, लेकिन उसमें वह सादगी अभी भी बरकरार थी जो उसे मिट्टी से जोड़ती थी। उसने अपने भाषण में कहा कि शिक्षा केवल किताबी डिग्री नहीं है, बल्कि वह क्षमता है जिससे आप एक टूटी हुई मशीन और एक टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ सकें। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से वह पुरानी चाबी निकाली और उसे हवा में लहराते हुए कहा कि यह चाबी केवल एक ताले की नहीं थी, यह मेरे पिता के संघर्ष और मेरे ससुर के विश्वास की जीत है। समारोह के अंत में अनन्या ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उसने मरुधरा ट्रस्ट का पूर्ण स्वामित्व उन 500 महिलाओं के नाम कर दिया जो वहां काम करती थीं। उसने खुद को केवल एक मार्गदर्शक के रूप में रखा। अनन्या ने साबित कर दिया कि सत्ता और संपत्ति का सही उपयोग उसे साझा करने में है, न कि उसे जकड़ कर रखने में।
अर्जुन ने अनन्या की इस महानता को देखकर गर्व से अपना सिर झुका लिया। उसे लगा कि उसके पिता गजेंद्र जी का सपना आज वास्तव में साकार हुआ है। शाम की ढलती रोशनी में अनन्या हवेली की सबसे ऊंची छत पर अकेली खड़ी थी। उसने दूर क्षितिज पर थार के उन रेत के टीलों को देखा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। हवा में चमेली की खुशबू और ताजे दूध की महक घुली हुई थी। तभी सुमित्रा देवी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आईं। उन्होंने अनन्या के पास जाकर बिना कुछ कहे अपना सिर उसकी कंधे पर रख दिया और फफक कर रो पड़ी। अनन्या ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें गले लगा लिया। वह प्रतिशोध की आग अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी और उसकी जगह करुणा और क्षमा ने ले ली थी। अनन्या ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और उस पर लिखा कि एक महिला का असली गहना उसकी सहिष्णुता नहीं, बल्कि उसकी वह शक्ति है जो उसे विपरीत परिस्थितियों में एक नया संसार रचने के लिए प्रेरित करती है। उसने उस पुरानी चाबी को हवेली के मुख्य द्वार के फ्रेम में हमेशा के लिए जड़ दिया ताकि आने वाली हर पीढ़ी को यह याद रहे कि यह साम्राज्य किसी राजा के आदेश से नहीं, बल्कि एक चरवाहे की बेटी के पसीने और इंजीनियरिंग के जादू से खड़ा हुआ है। मरुधरा की वह धूल अब पूरी तरह स्वर्ण में बदल चुकी थी और अनन्या का नाम इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी नायिका के रूप में अंकित हो गया जिसने विज्ञान और संस्कार को एक धागे में पिरो दिया था।